राजगढ़ राज्य का राजा विजेंद्र सिंह अपने महल के बगीचे में चिंतित अवस्था में टहल रहा था कि तभी उसकी पत्नी रानी पद्मा अपने पति विजेंद्र से बोली, आखिर कब तक आप ऐसे ही टहलते रहेंगे? आप बताते क्यों नहीं कि आपकी चिंता का विषय क्या है? तुमसे कितनी बार कहा है पद्मा कि तुम राज्य की बातों पर कम ध्यान दिया करो। तभी वहाँ पर विजेंद्र का मंत्री सुनार सिंह आ गया। मंत्री को देखकर राजा विजेंद्र क्रोधित अवस्था में बोला, मंत्री सुनार सिंह, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। आखिर तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? महाराज, आपने जो मुझे आदेश दिया था, मैं उसी का उपाय तलाशने के लिए जंगल गया था। तो फिर तुम अपने मकसद में कामयाब हुए कि नहीं? जी महाराज, मैंने जंगल में कई साधुओं से पूछताछ की, मगर कोई सफलता हासिल नहीं हुई। लेकिन उन्हीं घने जंगलों में स्थित श्मशान घाट पर मुझे एक अघोरी मिला और उस अघोरी ने आपको जंगल में बुलाया है। उसने दावा किया है कि अगर आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो फिर आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली राजा बन जाएंगे महाराज। मंत्री की बात सुनकर राजा विजेंद्र के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसकी पत्नी बोली, आपको शक्तिशाली बनने की क्या आवश्यकता है? आप तो पहले से ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। राजा विजेंद्र अपनी पत्नी से बोला, बकवास बंद करो और मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। इतना बोलकर राजा विजेंद्र सिंह मंत्री सुनार सिंह के साथ शमशान घाट की ओर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो एक अघोरी के सामने खड़ा हुआ था। अघोरी राजा की ओर देखकर बोला, आपको 1 हफ्ते तक मेरे बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करना होगा। 1 हफ्ते बाद आपके कानों में एक आवाज आएगी। आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास एक आदेश आएगा। आपको उस आदेश का पालन करना होगा। बोलो, मंजूर है? मुझे संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ आप। हाँ, तो फिर देर मत कीजिए महाराज, मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दीजिए। चलिए। राजा रात के अंधेरे में उस शमशान घाट में बैठकर अघोरी के बताए हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वो लगातार भूखा प्यासा 1 हफ्ते तक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। 1 हफ्ते बाद राजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा हो। राजा के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राजा तुरंत अपने राजमहल में लौट आया और अपने मंत्री सुनार सिंह से बोला, सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि आज के बाद हमारे राज्य में कोई भी लड़की जन्म नहीं लेगी और अगर राजगढ़ में किसी भी लड़की ने जन्म लिया तो मेरा आदेश है कि उसे उसी वक्त मार दिया जाएगा। ये सुनकर राजा विजेंद्र सिंह का मंत्री हक्का बक्का रह गया। राजा की पत्नी पद्मा राजा से बोली, आप जानते भी हैं कि आप क्या आदेश दे रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतना बोलकर राजा वहाँ से चला गया। महल का एक व्यक्ति ढोल लेकर सारे राज्य में ढोल बजाते हुए ऐलान करने लगा, सुनो सुनो सुनो, राजगढ़ के वासियों, कान खोल कर सुन लो। आज के बाद राज्य में किसी के यहाँ भी कोई पुत्री जन्म लेगी तो उसे तुरंत मार दिया जाएगा। ये राजा विजेंद्र सिंह का आदेश है। सुनो सुनो सुनो। उस दिन के बाद राजगढ़ में किसी की यहाँ भी पुत्री होती, राजा के सैनिक उसे तुरंत मार देते। समय ऐसे ही बीतता गया। कुछ समय बाद राजा को रानी पद्मा से एक पुत्र हुआ। राजा खुश होते हुए अपनी पत्नी से बोला, तुमने तो मेरी आधी चिंता दूर कर दी रानी पद्मा। अरे मैं सोच रहा था कि कहीं तुम पुत्री को जन्म ना दे दो। अगर पुत्री होती तो आप क्या करते? क्या करता क्या? मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ता। इतना बोलकर राजा विजेंद्र वहाँ से चला गया। ऐसे ही 18 वर्ष बीत गए। राजा का पुत्र कर्ण 18 वर्ष का हो चुका था। 18 वर्ष के बाद रानी पद्मा ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। ये देखकर राजा विजेंद्र क्रोध से आग बबूला हो गया और तलवार लेकर रानी पद्मा के कक्ष में पहुंचकर बोला, तुमसे मैंने मना किया था कि पुत्री को जन्म मत देना। लगता है आप पागल हो गए हैं। क्या ये मनुष्य के हाथ में है?
राजा विजेंद्र अपनी पुत्री को मारने ही वाला था कि तभी उसका पुत्र कर्ण वहाँ पर आ गया और तलवार निकालता हुआ राजा विजेंद्र की ओर देखकर बोला, पिताजी, अपनी तलवार अपनी म्यान में रख लीजिए। अगर मेरी बहन को एक खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर ऐसी बात है तो अभी और इसी समय अपनी बहन को लेकर मेरे राज्य से दूर निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारी बहन और तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। निकल जाओ। राजकुमार कर्ण उसी समय अपनी बहन को लेकर राजगढ़ की सीमा से बहुत दूर निकल गया और जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और एक पिता की तरह उसकी परवरिश करने लगा। राजकुमार ने जंगल में जिस स्थान पर अपनी झोपड़ी बनाई थी उससे थोड़ी दूर एक बहुत सुंदर झरना बहता था। बह रहे झरने की धारा का पानी राजकुमार की झोपड़ी के सामने तक आता था, जिसकी वजह से झोपड़ी के सामने सुंदर तालाब बन गया था। राजकुमार ने उसी झरने की धारा से प्रेरित होकर अपनी बहन का नाम धारा रखा। ऐसे ही 20 वर्ष कब बीत गए, राजकुमार कर्ण को पता ही नहीं चला। अब राजकुमारी धारा 20 वर्ष की हो चुकी थी। राजकुमार कर्ण एक सुबह अपनी बहन से बोला, धारा, आज मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने थोड़ी दूर तक जाऊंगा। लौटने में मुझे रात भी हो सकती है। सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम कहीं जंगल में अकेली घूमने मत निकल जाना। जी भैया, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। राजकुमार कर्ण जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए निकल गया। अपने भैया की जाति की धारा हमेशा की तरह जंगल की सैर करने निकल गई और उसी झरने के पास बैठकर आसपास का दृश्य देखने लगी। तभी उसके कानों में किसी पुरुष का स्वर टकराया। ऐसे कब तक बैठे हुए झरने को देखती रहोगे? इसी पुरुष का स्वर सुनकर राजकुमारी धारा ने जैसे ही पलट कर देखा तो उसके सामने एक सुंदर नवयुवक राजकुमारों जैसे कपड़े पहने हुए खड़ा उसे निहारे जा रहा था। राजकुमारी धारा उसे देखकर बोली, कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम धारा है और मेरे भैया ने मुझे अनजान लोगों से बातचीत करने के लिए मना किया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान नहीं रहता और ना ही इस जंगल में कोई आता है। तो फिर तुम्हारे भैया ने किन अनजान लोगों से बातचीत करने के लिए मना किया है? इतना बोलकर अर्जुन धारा की आंखों में मुस्कुराता हुआ देखने लगा। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सा सम्मोहन था। धारा स्वयं को उसकी आंखों में डूबता हुआ महसूस करने लगी। अचानक अर्जुन ने धारा का हाथ पकड़ लिया। धारा शर्माती हुई वहाँ से अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। अगले दिन धारा फिर से उसी झरने के पास चली गई, जहाँ पर अर्जुन उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। अर्जुन धारा की ओर देखकर बोला, मुझे विश्वास था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे। धारा, मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्रेम हो गया। झूठ मैं भी नहीं बोलूंगी। जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं भी तुमसे एक ही नजर में प्रेम कर बैठी हूँ। धारा उस दिन के बाद से अर्जुन से रोज मिलने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन धारा से बोला, धारा, तुम और तुम्हारा भाई राज्य छोड़कर जंगल में क्यों रहते हो? भैया इस बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन मैं जानता हूँ। क्या मतलब? क्या तुम जानती हो धारा, तुम एक राजकुमारी हो? अर्जुन की बात सुनकर धारा बुरी तरह से चौंकती हुई बोली, ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ धारा, मैं भी एक राजकुमार हूँ, इसीलिए मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। तुम्हारा पिता राजगढ़ राज्य का राजा है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता था और तुम्हारा भाई अपने पिता के हाथों तुम्हें जीवित बचाकर इस जंगल में ले आया। लेकिन सच तो यह है कि तुम्हारा भाई भी तुम्हें मारना चाहता है। अर्जुन की बात सुनकर धारा अविश्वास भरी नजरों से उसे देखने लगी, लेकिन सच तो ये था कि वो अर्जुन के प्रेम में पूरी तरह से अंधी हो चुकी थी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ धारा। देखो, जब तुम 21 वर्ष की हो जाओगी तब तुम्हारा भाई तुम्हें स्वयं मार देगा। लेकिन मैं एक उपाय जानता हूँ। कैसा उपाय? जल्दी बताओ। तो फिर सुनो, तुम बीमार होने का नाटक करो। बीमार होने के बाद अपने भाई से कहना कि तुम्हारी बीमारी जंगल में उस नीले पेड़ के फूल से ही सही हो सकती है। उस नीले पेड़ के फूल की रक्षा एक शेर करता। तुम्हारा भाई उस फूल को लेने तो जाएगा, लेकिन कभी वापस नहीं आएगा और फिर हम दोनों विवाह कर लेंगे।
धारा ने उस दिन के बाद ऐसा ही किया। वो बीमार बन लेट गई। राजकुमार कर्ण ने धारा को जंगल की हर जड़ी बूटी खिलाकर देख ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन धारा अपने भाई से बोली, भैया, लगता है मैं अब उस नीले पेड़ के फूल से ही सही हो सकती हूँ, जिसे खाने के बाद बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती है। चिंता मत करो धारा, अगर तेरी बीमारी उस नीले फूल से सही हो सकती है तो मैं अभी वो फूल लेकर आता हूँ। इतना बोलकर राजकुमार कर्ण अपना घोड़ा लेकर घने जंगलों की ओर निकल गया। कुछ समय बाद वो एक नीले पेड़ के सामने खड़ा हुआ था। राजकुमार उस नीले पेड़ के फूल को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसने देखा एक शिकारी एक शेर के बच्चे पर तीर से निशाना साध रहा था। अचानक शिकारी ने तीर चला दिया। कर्ण ने बिजली की फुर्ती से शेर के बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। तभी राजकुमार कर्ण के कानों में एक आवाज टकराई, तुम वाकई बहुत वीर भी हो और दयालु भी हो। राजकुमार ने जैसे ही पलटकर देखा तो सामने एक सुंदर शेर खड़ा हुआ था। शिकारी शेर को देखकर वहाँ से भाग गया। लगता है तुम वही शेर हो जो इस नीले पेड़ की रक्षा करते हो। हाँ, मैं वही शेर हूँ। आज तक इस नीले पेड़ के फूल को कोई तोड़कर नहीं ले जा सका, लेकिन मैं तुम्हें इसे तोड़ने की स्वयं इजाजत देता हूँ। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई, आज से तुम मेरे दोस्त हुए। राजकुमार कर्ण नीले फूल को लेकर सीधे अपनी झोपड़ी में चला गया और तुरंत नीला फूल अपनी बहन को खिला दिया। मगर उसके बाद भी उसकी बहन की बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार कर्ण और ज्यादा चिंतित हो गया। कुछ समय बाद उसकी बहन धारा राजकुमार से बोली, भैया, अब तो बस एक ही उपाय बचा है जिससे मेरी बीमारी सही हो सकती है। यहाँ से कुछ दूर जंगल में एक तालाब बहता है। कहते हैं कि उस तालाब का पानी पीने से बड़ी बीमारी सही हो जाती है। अरे तो चिंता मत कर धारा, मैं जानता हूँ कि उस तालाब के पास जो भी गया है आज तक कभी वापस जीवित बचकर नहीं आया है। लेकिन मैं तेरे लिए बड़े बड़े खतरे से लड़ जाऊंगा। तू मेरी प्यारी बहन है ना। इतना बोलकर राजकुमार कर्ण बाहर निकल गया। तभी अर्जुन झोपड़ी में आकर धारा से बोला, चिंता मत करो, अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आने वाला। तालाब नहीं बल्कि वो मौत का तालाब है। अब समय आ गया है तुम्हारा बदला लेने का। मैं कुछ समझी नहीं। कर्ण अब कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम मेरे साथ अपने राज्य चलो और अपने पिता को अपने हाथों से सजा दो, मतलब मार दो। उसके बाद हम दोनों मिलकर विवाह करेंगे और राजगढ़ पर राज करेंगे। तुम सही कहते हो। मैंने अपना आधा जीवन इन जंगलों में बिताया है। अब मैं राजकुमारी की तरह जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। राजकुमार आधे रास्ते तक ही पहुँचा था कि तभी राजकुमार का घोड़ा रुक गया। अरे अब मेरे घोड़े को क्या हो गया? तभी राजकुमार कर्ण के कानों में एक आवाज टकराई, उससे आगे कोई नहीं जाता राजकुमार। राजकुमार ने देखा तो पीछे वही मायावी शेर खड़ा हुआ था। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई थी, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूं। आओ, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। राजकुमार कर्ण घोड़े से उतरकर शेर की पीठ पर बैठकर सीधे तालाब के पास चला गया। वो तालाब से पानी लेने ही वाला था कि तभी एक उल्लू उड़ता हुआ राजकुमार के पास आकर इंसानी भाषा में बोला, तुम पहले इंसान हो जो एक शेर की पीठ पर सवार होकर यहाँ पर आए हो, और इस तालाब का पानी वही ले जा सकता है जो शेर की पीठ पर सवारी करके यहाँ पर आए। राजकुमार समझे, लेकिन तुम्हारा पानी ले जाना बेकार रहेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी बहन के जीवन के लिए पानी लेकर जा रहे हो। तुम्हारी बहन बीमार होने का नाटक कर रही है और वो जंगल के एक सुंदर पुरुष के प्यार में फंस गई है, और वो दोनों इस समय तुम्हारे पिता के महल में हैं। वो तुम्हारे पिता की हत्या करना चाहती है। ये सुनकर राजकुमार कर्ण बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, क्या? नहीं, मैं अपनी बहन के हाथ खून से नहीं रंगने दूंगा। चलो जल्दी से मेरे पीठ पर बैठ जाओ मेरे दोस्त। मैं एक मायावी शेर हूँ। मैं कुछ ही देर में तुम्हें तुम्हारे महल पहुँचा दूंगा। बैठो। राजकुमार कर्ण जैसे ही शेर की पीठ पर बैठा, अचानक उसने अपने आप को राजमहल के बाहर पाया। राजकुमार दौड़ता हुआ राज दरबार की ओर चला गया। इधर राज दरबार में अर्जुन और धारा राजा विजेंद्र के सामने खड़े हुए थे।
राजा विजेंद्र धारा की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? अपनी पुत्री को ही भूल गए पिताजी। ये सुनकर विजेंद्र चौंक पड़ा तो वहीं उसकी बगल में बैठी हुई उसकी पत्नी पद्मा की आंखों में ममता उमड़ पड़ी। अचानक धारा ने अर्जुन की म्यान से तलवार निकालकर अपने पिता के ऊपर वार कर दिया। राजा विजेंद्र चीखता हुआ वहीं पर ढेर हो गया। तभी वहाँ पर दौड़ता हुआ राजकुमार कर्ण आकर अपनी बहन से बोला, ये तुमने क्या किया बहन? वो तुम्हारे पिता थे। हाँ, मैं सब सच्चाई जानती हूँ। मेरे पिता भी मुझे बचपन में मारना चाहते थे और तुम मुझे 21 वर्ष की आयु होने के बाद मारना चाहते थे। क्या? ये झूठ है धारा। इतना बोलकर राजकुमार कर्ण अर्जुन की ओर देखकर बोला, इसने तुम्हें अपनी बातों में बहला फुसलाकर तुम्हें अंधा कर दिया है। तुम जानती भी हो तुमने क्या किया? तुमने अपने पिता की हत्या कर दी। राजकुमार कर्ण ने इतना कहा ही था कि तभी अर्जुन एक साधु में परिवर्तित हो गया। ये देखकर महल के सभी लोग अचंभित हो गए। कौन हो तुम? मैं एक साधु हूँ। बरसों पहले तुम्हारे पिता एक गरीब की बेटी की जान लेना चाहता था। मैंने तुम्हारे पिता को बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी आंखों के सामने उसकी बेटी को मार डाला। बाद में मैंने अपने तंत्र शक्ति से जब राजा विजेंद्र के बारे में पता किया, तब मुझे पता चला कि राजा विजेंद्र को संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनने का भूत सवार था, और उसके लिए एक अघोरी ने उसे एक शैतान की पूजा पर लगा दिया, और शैतान ने राजा के कान में एक शर्त पर सर्वशक्तिमान बनने का वादा किया कि उसे अपने राज्य की सभी कन्याओं की हत्या करनी होगी। मैंने पहले भी राजा विजेंद्र सिंह को मारने की कई कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा, क्योंकि राजा विजेंद्र सिंह कोई आम शस्त्र से नहीं मर सकता। बाद में मुझे पता चला कि राजा विजेंद्र ने एक गलती कर दी, अपनी स्वयं की पुत्री को जीवित छोड़ने की, और वही पुत्री इसके लिए काल बन सकती थी। इसीलिए मैंने वर्षों बाद एक सुंदर पुरुष का रूप धारण करके उसकी ही पुत्री को सम्मोहन में फंसा लिया, और एक पुत्री के हाथों एक पिता की हत्या करवा दी। यही तुम्हारे पिता की सजा और मेरा अनोखा न्याय है। इतना कहकर साधु गायब हो गया। राजा विजेंद्र को अपने किए की सजा मिल चुकी थी। शायद कुदरत ने राजा के लिए अनोखा न्याय लिखा था।